तो देखिए दोस्तों, आज मैं जो हूँ क्या करूँगा कि मेटलर्जी चैप्टर को आपको शॉर्ट में बताऊँगा और जितना भी याद करने वाला चीज़ है लगभग को मैं ट्रिक पे सेट करके बता दूंगा ताकि आपको याद रहेगा और कम से कम समय में बता रहा हूँ मैं सब चीज़। तो पहला पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन से किस किस एलिमेंट को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन किन किन एलिमेंट में होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन किन किन एलिमेंट के लिए किया जाता है, तो इसका आप याद रखिए। एनसीईआरटी में दिया हुआ है Sn टीन और Fe आयरन। अब दूसरा पॉइंट देखिए, फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन किसके लिए किया जाता है, फ्रोथ फ्लोटेशन, ये जो है फ्रोथ फ्लोटेशन आपको सल्फाइड ओर में यूज होता है। किस में, सल्फाइड ओर में यूज होता है। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट लीचिंग। लीचिंग किस किस में यूज होता है, लीचिंग होता है आपको एल्युमिनियम, एल्युमिनियम Ag Au और लो ग्रेड कॉपर ओर, लो ग्रेड कॉपर ओर, लो ग्रेड कॉपर ओर, इन सभी चीज़ों में किसका यूज होता है, एल्युमिनियम Ag Au। इस और लो ग्रेड कॉपर ओर किसके लिए यूज होता है, लीचिंग के लिए। देखिए लो ग्रेड कॉपर ओर किसको कहते हैं, कॉपर का वो ओर जिसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो, Cu+1 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, उसको क्या कहते हैं, लो ग्रेड कॉपर ओर। ठीक है। अब देखिए चौथा है कैल्सिनेशन किन किन के लिए यूज होता है, कैल्सिनेशन किस किस के लिए यूज होता है, कैल्सिनेशन तो ये कार्बोनेट के लिए यूज होता है। चौथा बात देखिए, कैल्सिनेशन किस किस के लिए यूज होता है, कार्बोनेट के लिए और साथ में हाइड्रेटेड ऑक्साइड के लिए। किसके लिए, हाइड्रेटेड ऑक्साइड के लिए यूज होता है। ठीक है। अब पांचवा पॉइंट पे आता हूँ मैं। पांचवा पॉइंट क्या है, रोस्टिंग। रोस्टिंग किसके लिए होता है, रोस्टिंग किन के लिए करते हैं, रोस्टिंग, रोस्टिंग जो है सल्फाइड ओर के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, सल्फाइड ओर के लिए करते हैं। ये किस चीज़ में होता है, रिवर बैटरी फर्नास में रोस्टिंग को किया जाता है, रिवर बैटरी फर्नेस, इसमें रोस्टिंग को किया जाता है। देखिए इसमें जो है एक तरह का सवाल ये भी मैं देखा हूँ कहीं कहीं पे रहता है कि सल्फाइड ओर को पहले रोस्टिंग करके हम ऑक्साइड में क्यों बदलते हैं, फिर कार्बन रिडक्शन करते हैं कभी भी जिस एलिमेंट में करना होता है। इसका कारण है सल्फाइड ओर को जो है डायरेक्ट कार्बन रिड्यूस नहीं कर पाएगा, इसलिए पहले इसको ऑक्साइड में बदलते हैं फिर ये काम करते हैं। ये कहीं कहीं पे सवाल आया हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब देखिए छठा पॉइंट पे मैं बढ़ रहा हूँ। छठा पॉइंट है सेल्फ रिडक्शन। सेल्फ रिडक्शन देखिए सबसे पहली बात, ट्रिक्स की इस चैप्टर में इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा जगह यूज होता है, तो आप उसको याद करोगे तो फिर भी आप कंफ्यूज करते रहोगे। इसीलिए जो है आपको मैं थोड़ा सा ट्रिक से बता रहा हूँ। तो देखिए पटना में एक मेडिकल कॉलेज है जिसका नाम है PMCH। तो सेल्फ रिडक्शन के लिए ट्रिक वही है हमारे पास, PMCH। P लिखो, M लिखो, C लिखो, H लिखो। ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या है कि P कह रहा है क्या, जो P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, PB को, मतलब लेड का जो है PB का पक्का होगा रिडक्शन। तो आप भी जानते हैं कि जब भी आपको ऑप्शन देगा तो इसमें से कोई तीन, देखिए C का मतलब देखिए कार्बन तो होगा नहीं, आपको पता है सेल्फ रिडक्शन कार्बन का होता है क्या है, कार्बन नहीं होगा तो ये क्या होना चाहिए, कॉपर। इसी तरह से H का मतलब हो गया Hg। तो जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो उसमें जब कंफ्यूज कीजिएगा आप तो ये काम करेगा, और वरना आप कितना भी याद करो कंफ्यूजन तो होना ही है अगर ट्रिक से नहीं आप इसको याद करोगे तो। ठीक है। तो PMCH में P किसको कह रहा है, PB को, C किसको कह रहा है, कॉपर को, H किसको कह रहा है, Hg। तो सेल्फ रिडक्शन का ट्रिक क्या है, PMCH, जो कि एक मेडिकल कॉलेज है पटना का। ठीक है। अब देखिए इसी तरह से मैं ट्रिक बता रहा हूँ किसका, सेल्फ रिडक्शन का तो हो गया। रिडक्शन बाय कार्बन, किन किन एलिमेंट का रिडक्शन कार्बन के द्वारा होता है, रिडक्शन बाय कार्बन। तो इसका ट्रिक मैं बता रहा हूँ कि देखिए बिहार में एक जिला है दरभंगा, दरभंगा में जो है जिला स्तर पे SP होता है, हर जिला में होता है। तो दरभंगा के SP को मैंने एक दिन देखा कि यामा फैजर गाड़ी से जा रहा था। ठीक है। तो आप इस स्टेटमेंट को याद रखिए कि दरभंगा का SP यामा फैजर की गाड़ी से जा रहा था। तो SP क्या होता है, SP होता है। अब फैजर गाड़ी में देखिएगा ना, यामा फैजर गाड़ी में तो FZ लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, F और Z लिखा रहता है। यामा फैजर गाड़ी को देखिएगा ना तो उसमें FZ लिखा रहता है। तो ये आपका ट्रिक हो गया कि दरभंगा का SP यामा फैजर गाड़ी से जा रहा था। तो S किसको कह रहा है, S का मतलब हो गया यहाँ पर Sn, P का मतलब हो गया PB, Z का मतलब हो गया जिंक, और F का मतलब हो गया Fe आयरन। तो देखिए इसमें भी क्या कहते हैं, PB है और इसमें भी PB है। तो यही सब चीज़ कन्फ्यूजन का मेन कारण रहता है। तो इससे आपको डायरेक्ट जो है एग्जाम में मिस्टेक नहीं होगा, नहीं तो आप कितना भी याद करो कन्फ्यूजन तो होगा ही इसमें। तो बताइए यहाँ दरभंगा का SP फैजर गाड़ी से जा रहा था FZ, तो S से Sn, P से PB,
F से Fe, Z से Zn। तो ये आपको हमेशा एग्जाम में जो आप आराम से अगर इतना याद रखेंगे तो आप टिक मार के आइएगा, पक्का +4 खा के आइएगा, इसमें कोई शक नहीं। चलिए अब देखिए 8वां पॉइंट मैं बोल रहा हूँ। अब देखिए रिडक्शन बाय जिंक, जिंक से किस किस का रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन बाय जिंक। तो आपको पता होगा कि मेक आर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस में Ag और Au को रिड्यूस करने के लिए AgCN बनाते हैं और एनायनिक कॉम्प्लेक्स बनता है Ag और Au का, और उसमें फिर जिंक क्या करता है, उसको रिड्यूस कर देता है, ठीक है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स को फिर से रिड्यूस कर देता है। तो जिंक से किस किस का रिडक्शन, जिंक किस किस का रिडक्शन करता है, Ag का और Au का। तो आपको ये तो याद रखिए, इसका ट्रिक नहीं है, इसको ट्रिक का जरूरत भी नहीं है, वैसे ये याद रहता है, इसमें कंफ्यूजन आता है, इसलिए इसका है। अब देखिए 9 नंबर पॉइंट में मैं कह रहा हूँ, 9 नंबर पॉइंट में कि इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन किस किस का कहते हैं। तो बताइए इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन किस किस का करेंगे, जो इजीली आयोनाइज होगा है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। तो एक तो तर्क ये है कि जो इजीली आयोनाइज होगा तो उसी का तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करेंगे। तो इजीली आयोनाइज कौन होता है, रिएक्टिव मेटल्स, यानी कि अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इसमें आप जनरली याद रखिए एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का हम जनरली करते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं 10 नंबर पॉइंट की बात कर रहा हूँ। 10 नंबर पॉइंट में मैं लिक्वेशन का चर्चा कर रहा हूँ। लिक्वेशन किस किस के लिए लिक्वेशन का यूज होता है। तो देखिए वहाँ पर आप पढ़े ना कि दरभंगा का SP यामा फैजर गाड़ी से जा रहा था, FZ कर दिए। अगर मैं इस F को केवल H कर दूँ तो इतना तो याद रहेगा कि SP FZ था तो रिडक्शन बाय कार्बन था, और SP उसी में F को अगर H कर दिए, उसी में F को अगर H कर दिए तो क्या है कि SPHZ हो जाएगा। तो ये SPHZ किसका ट्रिक हो गया, लिक्वेशन का। S से SN, देखिए इसमें भी SN आ गया, P से PB, H से HG, Z से ZN। तो मतलब इसमें भी आ गया, इसलिए ट्रिक बहुत आवश्यक है इस चैप्टर में, ठीक है। लिक्वेशन का ट्रिक क्या हो गया, SPFZ में केवल F को मैं क्या कर दिया हूँ, H से चेंज कर दिया हूँ, H से चेंज कर दिया हूँ। तो H कह रहा है क्या, HG, Z कह रहा है ZN, P कह रहा है PB, S कह रहा है SN, ठीक है। अब देखिए 11 नंबर पॉइंट की मैं बात करता हूँ। इसमें मैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का बात करता हूँ। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है किस किस के लिए करते हैं, ZN के लिए करते हैं, CD के लिए करते हैं और HG के लिए करते हैं, ठीक है। अब देखिए यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किस किस के करते हैं, ZN, CD और HG। तो बताइए ये सब क्या है, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन ट्रांजिशन नहीं है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। तो डायरेक्ट याद रखिए, और नहीं तो कोई आपसे अगर पूछ दे आप ये याद कर लीजिए और ढंग से आपको नहीं याद रहेगी नॉन ट्रांजिशन, अगर इस तरह से नहीं याद कीजिएगा कि ये सारा नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है तो भी गलती हो सकता है, क्योंकि सवाल थोड़ा सा घुमा सकता है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किस एलिमेंट्स के लिए करते हैं, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए। तो डी ब्लॉक का जो ZN, CD और HG है ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो आप इस तरह से 2 सवाल को कवर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं 12 नंबर पॉइंट की बात कर रहा हूँ। 12 नंबर पॉइंट में मैं वेपर फेज रिफाइनिंग की बात कर रहा हूँ। एक प्रोसेस होता है वेपर फेज रिफाइनिंग, ठीक है। इसके 2 टाइप हैं, इसमें 2 तरह का प्रोसेस होता है। एक तो होता है वेन आर्केनल, एक होता है मॉन्ट्स। एक होता है मॉन्ट्स प्रोसेस और एक आता है वेन आर्केनल। तो देखिए मॉन्ट्स प्रोसेस किसके लिए कहते हैं, निकल के लिए ना, NiCO। पहले तो उसमें कोबाल्ट ऐड करके NiCO का होल फोर बनाते हैं, मतलब निकल कोबाल्ट NiCO का होल फोर बनाते हैं, फिर उसको फर्दर हीट करते हैं, कोबाल्ट नहीं होता है CO होता है, और फिर उसको फर्दर हीट करते हैं, फिर निकल बदल लेते हैं। यही तो प्रोसेस होता है इसमें। तो देखिए वेन आर्केनल किस किस के लिए करते हैं, TI ZR HF इसी के लिए करते हैं, TI ZR HF इसके लिए करते हैं, किसका, नॉन वेन आर्केनल प्रोसेस का। तो इसको आप याद रख सकते हैं सीधा। मॉन्ट्स किसके लिए, वेपर फेज रिफाइनिंग का 2 तरीका, मॉन्ट्स जिसके वजह से जिससे निकल का करते हैं, और वेन आर्केनल जिससे TI ZR HF इस तीनों का करते हैं, ठीक है। अब देखिए पॉइंट नंबर 13 की मैं बात कर रहा हूँ। ये बहुत बच्चे को नहीं भूलता है बच्चा बार बार। देखिए ब्लास्ट फर्नेस में से क्या निकलता है, जब आयरन का ब्लास्ट फर्नेस में रिफाइनिंग करते हैं तो ब्लास्ट फर्नेस में से जो निकलता है वो पिग आयरन निकलता है। कथी, पिग आयरन निकलता है। क्या निकलता है, पिग आयरन। अब देखिए पिग आयरन में आप क्या ऐड कीजिएगा, थोड़ा सा Fe स्क्रैप टुकड़ा ऐड करते हैं, किसका, आयरन का। तो इसको क्या बना लेते हैं, कास्ट आयरन। क्या बना लेते हैं, कास्ट आयरन। तो पिग आयरन से क्या बना, कास्ट आयरन। और कास्ट आयरन में आप फिर जो है इसमें कार्बन ऐड करते हैं तो रॉट आयरन बनता है, रॉट आयरन। तो देखिए ये याद नहीं रहता है, और इतना सवाल तो इसी तरह से आता है भाई, इतना डीप सवाल नहीं आता, इसी तरह से सवाल आता है। तो ब्लास्ट फर्नेस में से निकलता है क्या है, पिग आयरन। तो सबसे पहले इतना याद रखिए कि ब्लास्ट फर्नेस में से भाई जो निकलता है वो पिग आयरन निकलता है।
अब आप इसमें कंफ्यूज होइएगा, मतलब इतना याद रखिए, इसमें लोग कंफ्यूज होते रहता है। मैं जब पढ़ रहा था उसमें मैं बहुत कंफ्यूज होता था इसको याद रखने में, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसको मैं कैसे याद रखता था कि CW ये कास्ट है, ये रॉट है, तो बताइए C पहले आया कि W पहले आया? पहले C आया, तो पहले C वाला होगा, यानी कि कास्ट होगा, फिर रॉट होगा। अब इतना तो आप याद रखिए, मतलब इससे ज़्यादा इसमें याद करने का और क्या बता सकता हूँ, मुझे बस इस तरह से मैं सोचता था। तो इसमें आप Fe डालिएगा तो कास्ट आयरन बनेगा, और फिर इसमें कार्बन डालिएगा तो क्या बनेगा? रॉट आयरन बनेगा। तो ये याद रखिए, ये डायरेक्ट आ सकता है, ठीक है। अब देखिए फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन या जोन रिफाइनिंग एक प्रोसेस होता है, 14 नंबर पॉइंट है, एक प्रोसेस होता है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन या जोन रिफाइनिंग, ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? देखिए इसमें क्या करते हैं कि एक रॉड होता है, एक मेटल का रॉड होता है, उसमें आप एक कॉइल ऐसे करके लगा दिए। ये कॉइल क्या था? गोल वाला बाला की तरह, जैसे हाथ में जो बाला पहनता है उस तरह का कॉइल रहता है, आप इसमें घुसा दीजिए, और वो एक इलेक्ट्रिक हीटर से जुड़ा हुआ रहता है, मतलब इलेक्ट्रिक वायर से, जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है। कितना रहता है? बहुत ज़्यादा हाई, लगभग मेल्टिंग पॉइंट इतना रहता है इसका टेम्परेचर कि मेल्टिंग पॉइंट इस रॉड का हो, उतना टेम्परेचर रहता है इसका, ताकि जहाँ जहाँ से गुजरेगा उस जगह पर क्या कर देगा, जितने भी इम्प्योरिटीज़ हैं उस जगह, मतलब अगर ये बाला वाला चीज़ अगर यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पर क्या करेगा? सबको लिक्विड बदल देगा। इसके सामने जो एलिमेंट, यहाँ पर जो एलिमेंट का पार्ट है इस रॉड का, उसको लिक्विड बदल देगा। तो वहाँ पर तो इसमें होता क्या है कि इसमें जो इम्प्योरिटीज पार्टिकल होता है वो मोर सोलुबल इन लिक्विड जोन होता है, लिक्विड में ज़्यादा सोलुबल होता है। तो जब आप इस बाला को यहाँ से यहाँ दोहराइएगा तो क्या होगा? सब जो है इम्प्योरिटी यहाँ से वो तो घुलते घुलते यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा? रिफाइन हो जाएगा आपका एलिमेंट, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या लिखिए इसका, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? ये डायरेक्ट आ सकता है इस तरह से कि इम्प्योरिटीज आर मोर सोल्यूबल इन मोल्टेन जोन, इम्प्योरिटीज आर मोर सोल्यूबल इन मोल्टेन जोन। अब देखिए ये किस किस एलिमेंट में यूज होता है, इसका याद करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि आप बोरोन फैमिली को लिखिए। बोरोन फैमिली में क्या कौन कौन सा एलिमेंट है? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो देखिए इसमें जो है ये तो देता है, ये जो जोन रिफाइनिंग में होता है। एल्यूमिनियम नहीं होता है जोन रिफाइनिंग में, गैलियम इंडियम होता है और थैलियम नहीं होता है। तो दो नहीं हुआ, बाकी सब क्या हो गया? इस ग्रुप का सारा एलिमेंट में से दो एलिमेंट आप इस तरह से याद रखिएगा तो याद रहेगा आपको। बोरोन में से एल्यूमिनियम और थैलियम जो है इस प्रोसेस में यूज नहीं होता। फिर इसी तरह से जो है कार्बन में देखिए सेमीकंडक्टर्स के लिए जनरली ये यूज होता है, तो गैलियम इंडियम आया और बोरोन नहीं आया। देखिए अब कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, SN, PB, इसमें जो है सिलिकॉन और जर्मीनियम आता है, बाकी सब नहीं आता है। तो मैंने बता दिया कि मेनली सेमीकंडक्टर्स के लिए, तो इस ग्रुप में सेमीकंडक्टर 2 है तो बाकी सब नहीं है सेमीकंडक्टर, तो उसको काट दीजिए। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, इस ग्रुप वाइज आप याद रखिएगा तो याद रहेगा, नहीं तो फिर याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से याद रखिए, ठीक है। अब देखिए 15 नंबर पॉइंट मैं बता रहा हूँ। 15 नंबर पॉइंट में इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की बात कर रहा हूँ। तो इसमें देखिए इस किस किस के लिए यूज होता है? कॉपर, जिंक, इसका ट्रिक नहीं मुझे आता है, एल्युमिनियम, निकेल, Ag, जनरली ये होता है। लेकिन आप जो है मोस्टली कौन सा होता है? मोस्टली कौन सा? ये कॉपर, जिंक मोस्टली। अब देखिए 16 में देखिए पायरोमेटलर्जी, आप इस सबको मत याद रखिए, जनरली कॉपर जिंक के लिए ही होता है, इसको इतना याद रखिए बस, बात खत्म। पायरोमेटलर्जी यही सही है, बाकी सब पूछा ही नहीं जा सकता। पायरोमेटलर्जी किस किस के लिए होता है? देखिए CuFeSnPbZn, CuFeSnPbZn, इस सब का किस तरीका से किया जाता है? पायरोमेटलर्जी। इसमें पायरोमेटलर्जी किस किस में लगता है? इसमें CuFeSnPbZn। तो मोस्टली CuFeSn में होता है, किस में? मोस्टली इन तीनों में होता है, मोस्टली। अब देखिए होने के लिए तो ये किस किस में होता है और जानते हैं? Fe में भी होता है, आयरन में भी होता है, क्रोमाइट में भी होता है, और जो है Pb में भी होता है, और जो है Zn में भी होता है। इस तरह से इस सब में होता है, ठीक है। तो पायरोमेटलर्जी किस किस में हुआ? CuFeSnPbZn, Fe क्रोमाइट, PbZn तो हो ही गया, Fe क्रोमाइट इन सब में होता है, ठीक है। तो CuFeSnPbZn, Fe क्रोमाइट, इसका ट्रिक मुझे नहीं आता है, इतना पे रखिए इसको, ठीक है। अब देखिए ये सब चीज़ भी किताब में दिया हुआ है, इन सारे पॉइंट्स को भी आपको याद रखना है। देखिए मैं बता रहा हूँ इन सब पॉइंट्स को, क्विक रिवीजन। ब्राइन सॉल्यूशन का जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है,
इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। इस इलेक्ट्रोलिसिस में डेल्टा जी पॉजिटिव होता है, मतलब देखिए ये रिएक्शन ये जो इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं इसमें डेल्टा जी पॉजिटिव होता है, तो आप ओवर वोल्टेज देकर के ये रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। तो डेल्टा जी पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए अब दूसरा पॉइंट ये है कि व्हेन कॉपर ओर इज मिक्सड विद सिलिका, कॉपर ओर को आप सिलिका में मिक्स करते हैं और रिवर्बरेटरी फर्नास में डालते हैं तो कॉपर मेटे प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? कॉपर मेटे। तो कॉपर मेटे होता क्या है? देखिए व्हेन, पॉइंट मैं लिख रहा हूं, व्हेन कॉपर ओर इज मिक्सड विथ सिलिका, व्हेन कॉपर ओर इज मिक्सड विथ सिलिका, जब कॉपर ओर को आप सिलिका के साथ मिक्स करते हैं इन ए रिवर्बरेटरी फर्नेस, इन ए रिवर्बरेटरी फर्नेस, रिवर्बरेटरी फर्नेस, तो जो आपको प्राप्त होता है कॉपर मेटे, कॉपर मेटे इज प्रोड्यूस्ड। क्या प्रोड्यूस होता है? कॉपर मेटे इज प्रोड्यूस्ड। तो ये उत्पन्न होता है, कॉपर मेटे इज प्रोड्यूस, ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। जब आप कॉपर ओर को मिक्स करते हैं सिलिका के साथ और रिवर्बरेटरी फर्नेस में डालते हैं तो कॉपर मेटे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब देखिए ये कॉपर मेटे है क्या? ये मिक्सचर है। क्या है? ये मिक्सचर है। किस किस चीज़ का? कॉपर मेटे कहते किसको है? देखिए Cu2s प्लस FeS, ये दोनों जब साथ में हो तो क्या कहते हैं? कॉपर मेटे, Cu2s FeS। तो बताइए इसमें कॉपर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +1, Cu+1, और Fe किस में है? Fe2। तो आप कह सकते हैं कॉपर 1 और Fe2 के सल्फाइड का मिक्सचर को ही क्या कहते हैं? कॉपर मेटे, ठीक है। अब देखिए अगली पॉइंट में बात करता हूं कि जब आप मतलब सेल्फ रिडक्शन, कॉपर का तो भाई सेल्फ रिडक्शन होता है, तो सेल्फ रिडक्शन होता कैसे है? देखिए सेल्फ रिडक्शन ऑफ कॉपर का मैं रिएक्शन लिखता हूँ, सेल्फ रिडक्शन ऑफ कॉपर, इसका मैं रिएक्शन लिखता हूँ। तो ये रिएक्शन इस तरह से होता है। Cu2 बताइए Cu+1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी कि ये क्या है? Cu2 लो ग्रेड कॉपर ओर है ना भाई, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसमें Cu2s मिलाइए और जो मिलेगा आपको वो Cu + SO2 मिलेगा। जो मिलता है इस रिडक्शन को करने के बाद ये मिलता है Cu + SO2, और इस Cu + SO2 को क्या कहते हैं? ब्लिस्टर्ड कॉपर। ये याद होना चाहिए, ब्लिस्टर्ड कॉपर, एनसीईआरटी में जिक्र है इसका, ब्लिस्टर्ड कॉपर। ब्लिस्टर्ड कॉपर इसको कहते हैं, ब्लिस्टर्ड कॉपर। ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ऑफ कॉपर होता क्यों है? SO2 रिलीज होता है ना हर जगह से, इसके कारण ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ऑफ कॉपर होता है, इसलिए इसको ब्लिस्टर्ड कॉपर कहते हैं, ठीक है। अब एक पॉइंट है देखिए एल्यूमिनियम के मेटलर्जी में, इन द मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, इन द मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के मेटलर्जी में जो है एनोड जो है ग्रेफाइट का रॉड होता है। क्या होता है? एनोड ग्रेफाइट का रॉड होता है। तो वहाँ पर रिएक्शन क्या होता है कि ग्रेफाइट जो है CO या CO2 में कन्वर्ट होता है ऑक्सीडाइज होके, और जो है एल्यूमिनियम +3 रिड्यूस होता है एल्यूमिनियम में। ये जो मेटलर्जी है एल्यूमिनियम का मेटलर्जी, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मैं हॉल हेरोल्ट प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। क्या? मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम यूजिंग हॉल हेरोल्ट प्रोसेस, हॉल हेरोल्ट प्रोसेस। इस प्रोसेस में होता क्या है? इस प्रोसेस में ये होता है कि ग्रेफाइट का एनोड, ग्रेफाइट एनोड यूज किया जाता है, तो ग्रेफाइट एनोड ऑक्सीडाइज होकर के CO या CO2 बनाता है, दोनों चीज बनाता है, और साथ ही साथ एल्यूमिनियम +3 रिड्यूस होके एल्यूमिनियम में कन्वर्ट होता है। लेकिन ये काम किस प्रोसेस में होता है? हॉल हेरोल्ट प्रोसेस से अगर हम मेटलर्जी करेंगे किसका? एल्यूमिनियम का, तब ये होगा रिएक्शन। तो हॉल हेरोल्ट प्रोसेस के बारे में आप पूरा जानकारी आ गया इतना ही से, ठीक है। अब देखिए तो ये एक्सट्रैक्शन मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम बाय हॉल हेरोल्ट प्रोसेस के बारे में इससे पूरा जानकारी आ गया। अब मैं एक पॉइंट का बात करता हूँ कि AgAu का एक्सट्रैक्शन हम मेक आर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस से किसका एक्सट्रैक्शन करते हैं? Ag और Au का। तो इसमें जो है Ag और Au जो एक्सट्रैक्ट होता है वो किस कम्प्लेक्स के रूप में, कम्प्लेक्स एनायनिक कम्प्लेक्स के रूप में मतलब हमको मिलता है इन, तो एक पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, पॉइंट ये है इन एक्सट्रैक्शन ऑफ AgAu, इन एक्सट्रैक्शन ऑफ Ag, Au is extracted as anionic complex, is extracted as anionic complex। ये इस तरह से क्यों मैं बता रहा हूँ? इस तरह से मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है ना, बच्चा रिएक्शन याद करके जाता है और रिएक्शन ढंग से याद नहीं रहता है, रिएक्शन तो पूछता नहीं, वो इतना पूछ लेता है कि एनायनिक कम्प्लेक्स में वो मिला कि केटायनिक कम्प्लेक्स में मिला, तब इतना पढ़ाया सब गया काम से। तो देखिए तो जैसे मतलब Ag का अगर मैं बात करूं तो ये किस कम्प्लेक्स के रूप में मिलता है? AgCN का होल ट्वाइस,
और इस कम्प्लेक्स आयन पर माइनस चार्ज। बताइए एनायनिक कम्प्लेक्स है तो एनायनिक कम्प्लेक्स के रूप में दोनों हमको मिलता है। फिर इसमें जिंक मिलाइए एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, और जिंक इसको रिड्यूस करके क्या कर देगा, फिर एजी में कन्वर्ट कर देगा या एयू में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से जो है मेक आर्थर फोरेस्ट प्रोसेस में काम होता है कि पहले आप साइनाइड मिलाइए और फिर साइनाइड का जो है कम्प्लेक्स बना लीजिए एनायनिक कम्प्लेक्स, फिर इसमें जिंक मिलाइए और जिंक क्या करेगा, इसको रिड्यूस करके फिर जो है एजी एयू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब देखिए कलेक्टर का फंक्शन क्या होता है। कलेक्टर चीज का नाम सुने हैं, उसके बारे में नहीं बता सकते इसमें, तो इतना बता रहा हूं मैं कि कलेक्टर का शॉर्ट रिवीजन के लिए कि कलेक्टर का काम क्या है। फंक्शन ऑफ कलेक्टर, इट इनहेंसेस द नॉन वेटेबिलिटी ऑफ द मिनरल पार्टिकल्स। इट इनहेंस द नॉन वेटेबिलिटी ऑफ मिनरल पार्टिकल्स। ये याद रहना चाहिए आपको स्टेटमेंट सीधा। ठीक है, इसका मतलब जान के भी कोई फायदा नहीं, आप सीधा यही आ जाता है क्योंकि इतना मतलब क्लियर नहीं होता है इसका। ठीक है, अगला पॉइंट है कि डिटर्जेंट का काम क्या है भाई। जब किसी मिक्सचर में दो तरह का सल्फाइड और हो तो उसको सेपरेट कैसे करेंगे, ये काम किसका है, डिटर्जेंट का। तो क्या कर सकते हैं आप, बाय यूजिंग डिटर्जेंट, आप कह सकते हैं कि बाय यूजिंग डिटर्जेंट two sulfide ore can be separated। two sulfide ore can be separated। ठीक है, तो डिटर्जेंट का काम क्या है, दो सल्फाइड ओर को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। जब मिक्सचर में दो सल्फाइड ओर हो और फ्रोथ में एक ही को ले जाना हो, एक को रोकना हो, तब ना सेपरेट होगा। तो इसके लिए किसका यूज करते हैं, डिटर्जेंट का। ठीक है, जैसे देखिए किसी मिक्सचर में अगर दो सल्फाइड ओर है, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये एग्जांपल एनसीईआरटी में तो ये पूछ सकता है आपसे कि अगर मिक्सचर में पीबीएस हो, एक और पीबीएस हो और दूसरा और जेडएनएस हो, तो इसको सेपरेट करने के लिए किस एक डिटर्जेंट का यूज करते हैं। दिस डिटर्जेंट को कहते हैं NaCN। तो अब आपसे ये पूछ देगा कि NaCN किसको रोकता है, जेडएनएस को। डिटर्जेंट किसके लिए ये काम करता है, जेडएनएस पे एक्शन दिखाता है कि पीबीएस पे। तब आप कंफ्यूज कीजिएगा, कितना भी पढ़ा रहिएगा तो कंफ्यूज करते रहिएगा कि कौन करता है। तो इसको आप ऐसे याद रखिए। देखिए NaCN में N है और Zn में क्या है, N है। पीबीएस में N है नहीं है, तो कौन होना चाहिए, NaCN होना चाहिए सीधा। आप इस तरह से याद रखिए, इसमें भी N इसमें भी N, तो Zn के लिए कौन काम करेगा, NaCN एज ए डिटर्जेंट। ठीक है, देखिए और एक बात और है कि इसको सेपरेट करने का एक और तरीका होता है। क्या होता है, एक और तरीका होता है, ये फ्रोथ फ्लोटेशन है ना, इसको सेपरेट करने का एक और तरीका होता है कि इसको सेपरेट करने के लिए आप क्या करो कि प्रोपोर्शन, वाटर के प्रोपोर्शन को आप एडजस्ट करो, इससे दोनों सेपरेट हो जाएंगे। तो ये एक तरीका और है। इस तरीका का एक समय में धोबी यूज करता था। धोबी सेपरेट करने के लिए इसको एक समय यूज करता था। इसीलिए आप कह सकते हैं कि फ्रोथ फ्लोटेशन कोई साइंटिस्ट नहीं, एक धोबी ने दिया है। और ये एक बार मेंस में भी आ गया है कि फ्रोथ फ्लोटेशन किसके प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो एक धोबी के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ठीक है, तो इट कैन बी सेपरेटेड बाय एडजस्टिंग द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर आल्सो। सेपरेटेड बाय एडजस्टिंग प्रोपोर्शन ऑफ वाटर आल्सो। अगर किसी को NaCN नहीं मिलाना है, डिटर्जेंट नहीं यूज करना है, तो वो ऐसे कर सकता है, प्रोपोर्शन ऑफ वाटर आल्सो। ठीक है, बॉक्साइट में कॉमन इंप्योरिटीज क्या पाया जाता है, Fe2O3। क्या बॉक्साइट में कौन सा इंप्योरिटी पाया जाता है, Fe2O3। बॉक्साइट में इंप्योरिटी Fe2O3 पाया जाता है। ठीक है, इसको हटाने के लिए किसका यूज करते हैं, सिलिका का। ठीक है, और देखिए अगला पॉइंट है सल्फाइड और कांट बी रिड्यूस्ड यूजिंग कार्बन का यूज करके आप सल्फाइड ओर को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। ओनली ऑक्साइड ओर इज यूज्ड। इसीलिए पहले सल्फाइड को रोस्टिंग करते हैं और उसको रोस्टिंग करके क्या बना देते हैं, ऑक्साइड। ठीक है, देखिए अब मैं मेटलर्जी ऑफ AU के एक रिएक्शन लिख देता हूं। पीछे मैं इसका चर्चा कर चुका हूं, लेकिन अब मैं रिएक्शन लिख ही देता हूं, इससे थोड़ा याद रहेगा। मेटलर्जी ऑफ सोना का मेटलर्जी। देखिए इसमें रिएक्शन क्या होता है, पहले सोना में आप क्या मिलाते हैं, Cn माइनस आयन। क्या मिलाते हैं, साइनाइड आयन मिलाते हैं, Cn माइनस। तो इससे क्या बनता है, एनायनिक कम्प्लेक्स बनता है सोना का ये। और फिर इसमें क्या मिलाते हैं आप, जिंक मिलाते हैं। और जिंक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करके क्या करता है, सोना को अलग कर देता है। और फिर एक दूसरा तरह का
बनाता है ZnCN का होल 4 पर -2 ये बनता है। ठीक है, देखिए वेपर फेज रिफाइनिंग को अच्छे से होने के लिए क्या क्या जरूरी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। रिक्वायरमेंट ऑफ वेपर फेज रिफाइनिंग, इस पर मैं चर्चा करूँगा, ये आ सकता है, ये दिया हुआ है किताब में। रिक्वायरमेंट ऑफ वेपर फेज रिफाइनिंग, पहला रिक्वायरमेंट है मेटल शुड फॉर्म वोलेटाइल कंपाउंड, उड़नशील कंपाउंड बनाना चाहिए। जो मेटल का आप करना चाहते हैं वेपर फेज रिफाइनिंग, उसको किस तरह का कंपाउंड बनाना चाहिए, वोलेटाइल कंपाउंड। तो पहला है कि मेटल शुड फॉर्म वोलेटाइल कंपाउंड, मेटल शुड फॉर्म वोलेटाइल कंपाउंड, ठीक है। दूसरा पॉइंट है वोलेटाइल कंपाउंड शुड बी इजिली रिकवर्ड, द वोलेटाइल कंपाउंड, ये भी याद होना चाहिए, द वोलेटाइल कंपाउंड शुड बी इजिली रिकवर्ड, इसको याद रखिए, इजिली रिकवर्ड, फिर से उस कंपाउंड को जो है इजिली रिकवर किया जा सके। ठीक है, ये इसका नियम है। जैसे देखिए वेपर फेज रिफाइनिंग में क्या होता था कि माउंट्स प्रोसेस में पहले आप NiCO का होल 4 बनाते थे जो कि एक वोलेटाइल कंपाउंड था, और उससे आप फिर रिकवर करते थे किसको, निकेल को। तो वो इजिली रिकवर होगा तभी तो आप मतलब अच्छे से होगा वेपर फेज रिफाइनिंग। तो यही कह रहा है दूसरा पॉइंट। ठीक है, अब देखिए थोड़ा मैं ब्लास्ट फर्नेस में होने वाले मध्यम टेम्परेचर, ब्लास्ट फर्नेस के बीच वाले रीजन का टेम्परेचर 500 से 800 केल्विन के बीच में डिपेंड करता है। तो ब्लास्ट फर्नेस का जो मध्यम रेंज है, जो मध्य भाग है, कुल मिलाकर कहिए मध्य भाग है, इसका टेम्परेचर 500 केल्विन से 800 केल्विन के बीच में होता है। अच्छा, इस रीजन में तो देखिए इसमें कौन कौन सा रिएक्शन होता है, इसमें 3 तरह का रिएक्शन अकर होता है इस रीजन में। देखिए पहला रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ, ये याद होना चाहिए, Fe2O3 में कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्शन किया Fe2O3 से और Fe3O4 बना दिया और साथ में CO2 रिलीज हुआ। दूसरा रिएक्शन ये होता है कि यही Fe3O4 जो बना, ये फिर जो है CO से रिएक्शन किया कार्बन मोनोऑक्साइड से और बना लिया Fe, बना लिया आयरन, बना लिया और साथ में CO2 रिलीज हुआ। मैं बैलेंस करके रिएक्शन नहीं लिख रहा हूँ अभी। और फिर तीसरा रिएक्शन जो इसी रीजन में होता है वो होता है Fe2O3 में कार्बन मोनोऑक्साइड मिला मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड Fe2O3 से रिएक्शन किया और FeO बना लिया और CO2 बना लिया। मतलब रिएक्शन क्या क्या हो रहा है, Fe2O3 से Fe3O4 में कन्वर्जन हो रहा है और Fe3O4 से Fe में कन्वर्जन हो रहा है और फिर Fe2O3 से FeO बन रहा है। तो मतलब Fe2O3 से क्या क्या बन रहा है, Fe3O4 और FeO, और Fe3O4 से क्या बन रहा है, Fe बन रहा है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, यही 3 रिएक्शन जो है मध्यम भाग में रहता है और यही बच्चा भूलता है, इसलिए केवल इस पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा देखिए आपसे कोई पूछ ले कि स्लैग कहाँ पे फॉर्म होता है, तो रिवर्बेटरी फर्नेस में स्लैग फॉर्म होता है। कहाँ पे होता है पूछ ले तो वहाँ पे ब्लास्ट फर्नेस मत मारिएगा, गलत हो जाएगा। रिवर्बेटरी फर्नेस में क्या होता है, स्लैग फॉर्म होता है। क्या होता है, स्लैग फॉर्म होता है, स्लैग का उत्पन्न होता है स्लैग। अब देखिए कॉपर का एक्सट्रैक्शन जो है हाइड्रोमेटलर्जी से भी करते हैं। तो इस पर मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ कि कॉपर is extracted from low grade copper ore using hydrometallurgy. Copper is extracted from low grade copper ore Cu ore using hydrometallurgy, तो हाइड्रोमेटलर्जी का यूज करके हम लो ग्रेड कॉपर ओर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इससे कॉपर एक्सट्रैक्ट करते हैं लो ग्रेड कॉपर से। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, पहले ओर को हम बैक्टीरिया से लीच करते हैं। किससे करते हैं, ओर को बैक्टीरिया से लीच करते हैं। देखिए पीछे मैं एक बात गलत बोल गया हूँ कि लो ग्रेड कॉपर ओर जो है Cu+2 जब कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो उसको क्या कहते हैं, लो ग्रेड कॉपर ओर। तो ओर को पहले क्या करते हैं, लीच करते हैं, लीच्ड यूजिंग बैक्टीरिया से लीच करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया का यूज करके लीच करते हैं, पहला बात। फिर Cu+2 और जो मिलता है उसमें हम Fe स्क्रैप मिलाते हैं और हाइड्रोजन मिलाते हैं, H2 गैस मिलाते हैं और साथ में क्या मिलाते हैं, Fe स्क्रैप, आयरन का टुकड़ा मिलाते हैं। तो इससे क्या मिल जाता है हमको, कॉपर मिल जाता है सॉलिड स्टेट में और साथ में जो है H+ एक्वस मिलता है। ठीक है, तो यही है हाइड्रोमेटलर्जी है, यही है कॉपर का हाइड्रोमेटलर्जी, ऐसे ही होता है। ठीक है,
कभी भी आपको मैच द कॉलम आए और उसमें पूछे क्रोमेटोग्राफी दे दे एक तरफ, इससे ज़्यादा डीप नहीं आता है सवाल, इसी तरह से सवाल सब आता है कि क्रोमेटोग्राफी दे दे और आपसे उस तरफ मैच द कॉलम के अदर दूसरी तरफ दे दे आपको कलर्ड बैंड, तो आपको याद होना चाहिए कि क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस में जो है कलर्ड बैंड, इतना तो याद ही होना चाहिए क्योंकि हो सकता है आ जाए। तो क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस में जो है कलर्ड बैंड आपको मिलता है, ठीक है। अच्छा देखिए, पेंडुलम जो है किस चीज़ से बनाते हैं, निकेल स्टील से बनाते हैं। पेंडुलम किससे बनाते हैं, पेंडुलम आप जो है निकेल स्टील से बनाते हैं, एनसीईआरटी है, ठीक है। देखिए एक टर्म लिखा गया है एनसीईआरटी में, सेफीरे, क्या लिखा गया है, सेफीरे। सेफीरे किसको कहते हैं, ऐसा जीम स्टोन जिसमें कोबाल्ट हो, क्या हो, जिसमें कोबाल्ट हो, जीम स्टोन कंटेनिंग कोबाल्ट, कंटेनिंग कोबाल्ट, ऐसा जीम स्टोन जिसमें कोबाल्ट, उसको क्या कहते हैं, सेफीरे। एक और टर्म है एनसीईआरटी में, सेफेलेराइट, क्या है, सेफेलेराइट, सेफेलेराइट। ये क्या होता है, जेडेनएस का दूसरा नाम सेफेलेराइट है, ये भी याद होना चाहिए, ठीक है। अब हो गया, इतना ही है इस चैप्टर में, इतना ही है, हमने आपको शॉर्टकट में बता दिया सब चीज़, ठीक है।